Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vanijay Guru. My name is Supriya Gupta. I am assistant professor, also UGC NET qualified in commerce. आज हम करेंगे यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से सबसे बेसिक टॉपिक अकाउंटिंग assumptions एंड प्रिंसिपल्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो जो हमारी अकाउंटिंग होती है, जितने भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, जो भी हम अकाउंटिंग में डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, उन सबको रिकॉर्ड करने से पहले हमने कुछ अजम्पशंस, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम मान करके चलते हैं बिजनेस में कि ये हमारे कुछ अजम्पशन है और इन्हीं के बेसिस पे जो है हम आगे की अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करेंगे. जैसे फर्स्ट अजम्पशन है गोइंग कंसर्न अजम्पशन. तो हम इसमें ये मान करके चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो लाइफ लॉन्ग बिजनेस है, उसे हम नियर फ्यूचर में बंद नहीं करने वाले हैं, उसे हम जो है कंटिन्यू करेंगे. हाँ, हो सकता है कि वो कुछ टाइम बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, हो सकता है किसी रीजन की वजह से, लॉस की वजह से या किसी भी अदर रीजन की वजह से बंद हो जाए. बट हम ऐसा कुछ भी अज्यूम कर कर नहीं चलेंगे कि वो बंद होगा. हम हमेशा यही मान करके चलेंगे कि हमारा बिजनेस जो है विल कंटिन्यू फॉरएवर, वो हमेशा चलता ही रहेगा. और इसी अजम्पशन के बेसिस पर ही हम अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को फिर रिकॉर्ड करते हैं. जैसे कि हमने कोई फिक्स एसेट खरीदी, सपोज मैंने एक मशीनरी खरीदी है, ठीक है, और वो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि ये मशीनरी मेरी नेक्स्ट 5 ईयर्स तक तो चलेगी ही चलेगी. तो मैं उस मशीनरी की कॉस्ट को जो है 5 ईयर्स में जो है बाइफरगेट कर दूंगी. या फिर मैं ये मान करके चल रही हूँ कि ये मशीनरी 5 लाख की है, 5 साल तक चलेगी और 5 साल बाद जो है इसकी वैल्यू 0 रह जाएगी. यानी कि हर साल उस पर कितने से डेप्रिसिएशन लग रहा है, 1 लाख से, कि हर साल उस मशीनरी की कीमत जो है 1 लाख से कम हो रही है, 1 लाख से डेप्रिशिएट हो रही है. तो मैंने किस बेसिस पे अगले 5 सालों का अज्यूम कर लिया, गोइंग कंसर्न के बेसिस पे, कि मेरा बिजनेस अगले 5 साल तक इसी तरह चलता रहेगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है. तो मैंने अकाउंटिंग में जब रिकॉर्ड करना शुरू किया तो मैं हर साल 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ. सिर्फ वो इसी अजम्पशन के बेसिस पे लगा रही हूँ. ठीक है, तो अगर ये अजम्पशन हम पहले से नहीं मान करके चलते तो शायद हम किसी और तरीके से रिकॉर्ड कर रहे होते, बट ड्यू टू दिस अजम्पशन हम हर साल जो है 1 लाख का ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे और 5 साल बाद उस मशीनरी की वैल्यू निल हो जाएगी. नेक्स्ट अजम्पशन है कंसिस्टेंसी की अजम्पशन. हम हमारे फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स करते हैं, हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, उनकी अकाउंटिंग की ना 4 क्वालिटीज होती हैं. वो क्वालिटेटिव क्वालिटीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी. इस तरीके की क्वालिटीज जो होती हैं हमारे अकाउंट्स में होती है. तो जो कंपेरेबिलिटी होती है ना, वो किस बेसिस पे हो सकती है, किस बेसिस पर जो हम आज के अपने डेटा को पिछले साल के डेटा से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर आज जो मेरा प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको मैं किसी और बिजनेस से कैसे कंपेयर कर सकती हूँ, या खुद के से मैं कैसे कंपेयर करूं, आज जो मैंने प्रॉफिट किया वो क्यों किया, पिछले साल जो प्रॉफिट था वो कम क्यों था, इस साल का प्रॉफिट ज़्यादा क्यों है, इस साल लॉस ज़्यादा क्यों है. उसको पिछले सालों से अगर कंपेयर करना चाहती हूँ तो वो कंसिस्टेंसी के कंसेप्ट के बेसिस पर ही करा जा सकता है. कैसे? अगर मैंने डेप्रिसिएशन के सपोज 2 मेथड हैं, ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है और फर्स्ट हमारा सिंपल मेथड है. जो अगर मैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ पिछले 3 सालों से अपने बिजनेस में, तो मैं ये मानूंगी कि मैं कंसिस्टेंटली वही मेथड ही लगाने वाली हूँ. अब नेक्स्ट ईयर भी मैं वही मेथड लगाऊंगी ताकि मैं इस साल को पिछले साल से कंपेयर कर सकूं. अगर मैंने अलग अलग मेथड हर साल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उसके बाद मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगी हर साल की चीज़ों, क्योंकि रिजल्ट जो होंगे वो वेरी करेंगे. अगर चीज़ों को कंपेयर करना है तो उनमें कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है. कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप हर बार एक जैसी चीज़ों को अप्लाई करें, एक जैसे प्रिंसिपल्स लगाएं, एक जैसे मेथड, एक जैसे फॉर्मूला को ही यूज़ करें, एक जैसी टेक्निक से ही आप काम करें अकाउंटिंग में. तो ये कंसिस्टेंसी अजम्पशन हमें बताता है. नेक्स्ट है accrual concept. So there are two concepts basically, a cash concept and an accrual concept. जो हमारा cash concept होता है ना, वो ये कहता है कि आप सिर्फ कैश में होने वाली ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स में. अगर आपने सैलरी दे दी है, पे कर चुके हो, तभी आप उसे रिकॉर्ड करोगे. अगर आपने रेंट दे दिया है तभी आप उसे रिकॉर्ड करोगे. अगर आपने उधार पर माल बेचा है,
अगर आपने सेल्स किस पर करी है, क्रेडिट पे करी है, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे, पर जब आपको उसकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी इन कैश, तब आप उसे रिकॉर्ड करोगे। तो ये कैश अकाउंट कहता है, मतलब कैश बेसिस कहता है। बट हम अपने अकाउंटिंग में कैश बेसिस, कैश कंसेप्ट को लेकर के नहीं चलते हैं, हम चलते हैं अक्रूवल अजम्पशन को। हम ये मान करके चलते हैं कि जब चीजें हमारी ड्यू हो जाती है ना, हम तभी उन्हें रिकॉर्ड कर देते हैं, चाहे उसके बदले में हमें अभी तक कैश मिला हो या फिर ना मिला हो। जैसे मैंने परचेज किया सप्लायर से सामान बिजनेस में, और वो उधार पर करा है, ठीक है, तो भी मैं उसे रिकॉर्ड करूंगी। मैंने उधार पे माल बेच दिया है, तब भी मैं उसे रिकॉर्ड करूंगी। महीने की हर एक तारीख को सैलरी आनी होती है, पर इस बार एक हफ्ता बीत चुका है, सैलरी अभी तक पे नहीं करी है, यानी कि अभी आउटस्टैंडिंग है सैलरी, तब भी आपने अभी तक कैश नहीं दिया, तब भी आप उसे रिकॉर्ड करोगे सैलरी में कि आपने सैलरी इस महीने की पे करनी है। आपका रेंट ड्यू है, आपको वो भी रिकॉर्ड करना होगा, चाहे अभी तक आपने पे नहीं किया है। तो इस तरह के जो खर्चे हैं या फिर इनकम है, चाहे वो रिसीव हुए हों या नहीं हुए हों, पे करे हों या नहीं करे हों, आप उन्हें रिकॉर्ड करोगे, सभी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को, whether it is received or not, paid or not. So this is all about accrual concept. Next is accounting entity और business entity. ये क्या कहता है कि जो बिजनेस का ओनर होता है और जो बिजनेस होता है, वो दो अलग अलग इंसान हैं, वो दो अलग अलग पर्सन हैं। एक ओनर बिजनेस से अलग उसकी एंटिटी है, उसकी अलग पहचान है, और एक बिजनेस की अलग पहचान है। जब आप बिजनेस के नाम पे कोई बिल बनाते हैं, तो क्या उसमें ओनर का नाम होता है बिल बुक में? नहीं, उस बिल बुक में बिजनेस का नाम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, कोई बिजनेस पे स्टैंप लगी, कोई ट्रांजेक्शन करनी है या फिर चेक पे होना है, तो वहां पर भी स्टैंप किसकी लगेगी? बिजनेस की लगेगी। तो इसी वजह से ये एक कारण है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है, हम उन्हें अलग अलग मान करके चलते हैं। वहां पर आप पर्सनल ट्रांजेक्शन को एक ओनर अपनी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर उसने पर्सनली अपने लिए कार खरीदी है या फिर कुछ और एक्सपेंस किया है, तो वो उसे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। इवन जो ओनर बिजनेस में सबसे स्टार्टिंग में पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसको हम बिजनेस की लायबिलिटी शो करते हैं। किस नाम से? कैपिटल के नाम से, कि बिजनेस की ये लायबिलिटी है और ये कैपिटल है जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की है, और ये लायबिलिटी बिजनेस को पे करनी है टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। इसीलिए बिजनेस एंटिटी कहता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। ह्यूमन बीइंग जो ओनर है वो एज ए सेपरेट पर्सन है, और बिजनेस हमारा एक आर्टिफिशियल पर्सन अलग से है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसके नाम से क्लियर है कि आप सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिन्हें आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू डिफाइन है। जैसे कि आप 2 चेयर, 10 टेबल, 20 लाइटें, फर्नीचर, फिक्चर्स, इनकी क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? इनका मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे कि 2 चेयर 2000 रुपए की हैं, 10 चेयर 10,000 की है। तो इस तरीके से आप डेटा मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। ऑल्सो अगर कोई आपका मैनेजर है जो बहुत स्किल्ड था, बहुत एफिशिएंट था, बहुत मतलब उसके बिजनेस में होने से आपको बहुत प्रॉफिट था, बट उसने आपको रिजाइन दे दिया बिजनेस में, उसकी वजह से बहुत लॉस होने वाला है, क्योंकि अब उसको संभालने वाला एकदम से कोई इंसान नहीं आ सकता और उस लेवल का नहीं मिल सकता। तो वो लॉस आप मेजर नहीं कर सकते मनी की टर्म्स में, तो दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। 2 एम्प्लॉयज के बीच में झगड़ा हुआ, काम रुका, आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी गोडाउन में फायर लग जाती है, कितना लॉस हुआ, आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जितना भी कोई ट्रांजेक्शन होगा, अगर आप उसे मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कोई एम्प्लॉयर बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप उसने कितनी सेल्स करवा के दी, आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, कि हमारे जो हमने कहा गोइंग कंसर्न में कि हमारा बिजनेस लाइफ लॉन्ग चलता ही रहेगा, तो उसको हिसाब हम लाइफ लॉन्ग पे तो नहीं छोड़ सकते ना, कि जब तक बिजनेस चलेगा तब तक हम हिसाब रिकॉर्ड करते रहते हैं, और एक्चुअल में कितना प्रॉफिट या लॉस हो उसे हम तब देखेंगे जब हमारा बिजनेस बंद होएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमने क्या किया, ताकि हम बीच बीच में अपने
प्रॉफिट या लॉस का पता लगा सकें, अपनी पोजीशन का पता लगा सकें फर्म की, अपने फर्म का लेवल क्या है उसको पता कर सकें, उसके लिए हमने बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और ये अकाउंटिंग पीरियड कितने टाइम का होता है? दैट इज 12 मंथ्स, यानी कि 1 ईयर का ये अकाउंटिंग पीरियड होता है, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और पता लगाते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ और क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो जो अकाउंटिंग पीरियड होता है हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, किसी भी साल के, किसी भी कैलेंडर ईयर के 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक ये होता है। तो दिस इज आवर अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। The next one is full disclosure principle. So as it is clear from its name, full disclosure मतलब आपने सब कुछ डिस्क्लोज करना है अपने बिजनेस में, जितना भी आपका लीगल और मटेरियल इंफॉर्मेशन है, मटेरियल इंफॉर्मेशन मैंने जितना भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो सब आपको क्या करना है? डिस्क्लोज करना है और कंप्लीटली डिस्क्लोज करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फिर नोट्स टू अकाउंट में, ताकि जो आपके यूजर्स हैं, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करने वाले यूजर्स हैं, जैसे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, तो ये जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, यूजर्स हैं, वो आपकी पोजीशन का अच्छे से पता लगा सकें। तो फुल डिस्क्लोजर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस साल अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, लॉस हुआ तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी आपको डिस्क्लोज करनी होगी। लेकिन जो मटीरियलिटी प्रिंसिपल है ये बिल्कुल अपोजिट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का। ये कहता है कि सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जो है आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए जो यूजर के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता कि हर इंफॉर्मेशन हर यूजर के लिए उतनी ही रेलेवेंट हो जितने दूसरे यूजर के लिए। हो सकता है गवर्नमेंट के लिए कोई इंफॉर्मेशन ज़्यादा कोई और रेलेवेंट हो और इन्वेस्टर के लिए कोई और इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हो। तो हमें आइटम्स को इस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए कि सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन ही हो और रेलेवेंट हो यूजर के लिए, इमटेरियल चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। और डिपेंड करता है बिजनेस का लेवल क्या है। अगर बिजनेस का लेवल सपोज हमारी सेल्स जो है ईयर में 1,50,000 तक की होती है, तो वहाँ पर 50,000 का कोई अगर आपने खर्चा कर दिया बिल्डिंग पे या कहीं पे भी, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि कहाँ पर इतना खर्चा किया, वो आपका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर 100 करोड़ का सेल्स हो रहा है तो उसमें शायद ये 50,000 के मटेरियल आपने कहाँ खर्च किया, इतना इंपॉर्टेंट इतना मटेरियल शायद ना रहे उस चीज़ में। तो फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी कंसेप्ट जो बिल्कुल एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप जो है ना अपने सिर्फ होने वाले फ्यूचर में होने वाले, आपको जो लग रहा है कि शायद फ्यूचर में मुझे कुछ लॉस हो सकता है और कुछ प्रॉफिट हो सकता है, तो आपने क्या किया? आपने फ्यूचर में होने वाले कुछ अंदाजन लॉसेस को पहले से ही शो कर दिया और प्रॉफिट्स को नहीं करा। तो ये प्रूडेंस का है कि आप थोड़ा कंजर्व होकर के चल रहे हैं, थोड़ा रिजिड होकर आप चल रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व बना करके चल रहे हैं कि फ्यूचर में शायद ये वाले खर्चे हो सकते हैं, तो मैं उनसे आज ही बच करके चल रही हूँ। पर आप बहुत क्लेवर हैं, आप क्लेवरली अपने होने वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स को अभी से शो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपका स्टॉक का वैल्यू है, जब आपने उसे खरीदा था तो वो 1 लाख का था, आज उस स्टॉक की वैल्यू सपोज 120 है, 1,20,000 है, तो आप उसे किस वैल्यू पे दिखाएंगे? कम वाली वैल्यू पे दिखाएंगे, यानी कि 1 लाख पे दिखा रहे हैं आप। क्यों दिखा रहे हैं कम वाली पे? क्योंकि आप प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं कि आप अपने खर्चे दिखा रहे हैं, लॉसेस दिखा रहे हैं, नॉट योर प्रॉफिट्स एंड इनकम। आपको जो है डाउटफुल डेट्स होने का खतरा था कि हमारे शायद कुछ डेटर हमें पेमेंट ना करे, तो उसका प्रोविजन आपने एडवांस में बना लिया। लेकिन आपको डिस्काउंट मिला क्रेडिटर से, आपने जिनको पेमेंट करना था 1 लाख रुपए का आपके क्रेडिटर थे, आपने उनको 1 लाख की बजाय 80,000 की पेमेंट करनी पड़ सकती है। आपको लग रहा है 20,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपका प्रॉफिट है 20,000 का, बट आप उसे शो नहीं करोगे क्योंकि आप फॉलो कर रहे हैं प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल। ऐसा आप इसलिए करें ताकि आप टैक्सेस से भी बच सकें और अपनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन को ना दिखा सकें। ये सब आपके प्रिंसिपल्स थे, बेसिक प्रिंसिपल है जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। सो आई होप आपको सारे प्रिंसिपल एंड अजम्पशन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, कंटेंट समझ में आता है, यूजफुल लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।
थैंक यू।